Hello, let this question. A girl throw a ball on a with an initial velocity v at an angle of inclination 45 degree. The ball strike the smooth vertical wall at a horizontal distance d from the girl. After rebound, return to her end. So what is the coefficient of restitution between the wall and ball? इस आइए बेटा हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशंस करते हैं बेटा। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इससे यहाँ पे डी डिस्टेंस पर एक वर्टिकल बॉल लगी हुई है बेटा। तो यहाँ पे बेटा ये हॉरिजॉन्टल सरफेस हो गई और ये वर्टिकल बॉल हो जाती है। तो बेटा यहाँ से हमने किसी बॉल को वी स्पीड से फेंका तो ये बॉल आपके प्रोजेक्टल मोशन करती हुई है ना वर्टिकल बॉल से हिट करती है बेटा। तो हमने यहाँ पे देखा कि बॉल प्रोजेक्टल मोशन करती हुई कहाँ पे हिट कर रही है, वर्टिकल बॉल से हिट कर रही है बेटा। और यहाँ पे जो हमने इसको स्पीड दी है वो स्पीड हमने इसको कितनी दी है बेटा, वी स्पीड दी है और कितने एंगल पे दी है, 45 डिग्री के एंगल पे दी है। तो बॉल यहाँ से कितने डिस्टेंस पर है, वर्टिकल बॉल यहाँ से डी डिस्टेंस पर है गल से बेटा। बॉल यहाँ से ए पॉइंट से जाती है, बी पॉइंट पे जाके हिट कर जाती है और जब हम बी पॉइंट पे हिट करती है तो वहाँ पे इसके बाद वेलोसिटी होती है, एक एक्स डायरेक्शन में स्पीड होती है और वाई डायरेक्शन में इसकी स्पीड जो है यहाँ पे वाई डायरेक्शन में जो इसकी स्पीड है वो यहाँ पे कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। जिसकी वजह से बॉल यहाँ पे कॉलिजन्स होता है, कॉलिजन्स की वजह से इसको एक्स डायरेक्शन में स्पीड मिलती है और एक्स डायरेक्शन में जो स्पीड होती है बड़ा वो ई वी एक्स टाइम्स हो जाती है और जनरल स्पीड का ई वी टाइम्स हो जाती है। और यहाँ पे वापस से बॉल प्रोजेक्टल मोशन करती हुई करती करती वापस से ए के हाथ में आ जाती है। मतलब पहले बॉल ए से बी गई और फिर बॉल बी से ए आती है और उसके हैंड पर आ जाती है। तो बॉल को ए से बी जाने में टी1 टाइम लगा होगा और बॉल को बी से ए आने में टी2 टाइम लगा होगा। इसी प्रकार से अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट करूँ बेटा, तो इनिशियल वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट है वो क्या होगा, वी कॉस 45 डिग्री होगा। कॉस 45 1/√2 होता है तो एक्स कंपोनेंट हो गया v/√2 हो जाता है बेटा। इसी प्रकार से इनिशियल वेलोसिटी का अगर वाई कंपोनेंट करें तो v साइन 45 डिग्री हो जाएगा और साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है तो मतलब वो भी इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट v/√2 हो जाता है। तो बॉल को ए से बी जाने में कितना टाइम लगा होगा, टाइम टेकन बाय बॉल अगर हम कैलकुलेट करते हैं, टाइम टेकन बाय बॉल टू रीच फ्रॉम ए टू बी बेटा, टू रीच फ्रॉम ए टू बी। बॉल को ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगा बेटा, वो टाइम यहाँ पे टी1 टाइम है। तो एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, एक्स डायरेक्शन में स्पीड टाइम टी1 और एक्स में एक्सेलरेशन 0 होता है तो डी हो जाएगा। एक्स में स्पीड आपके पास v/√2 है और टी1 टाइम हो जाता है। तो टी1 टाइम आपके पास यहाँ से आ जाता है √2d अपॉन वी, यहाँ पे टी1 टाइम आ जाता है। क्योंकि एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होता है, जब पार्टिकल प्रोजेक्टल मोशन करता है तो एक्स में एक्सेलरेशन हमेशा 0 होता है। केवल वाई में एक्सेलरेशन होता है, वो भी किसकी वजह से, ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से -g। और एक्स में एक्सेलरेशन आपका प्रोजेक्टल मोशन के टाइम पे 0 रहता है। इसी प्रकार से बॉल को बी से आने में कितना टाइम लगेगा, तो देखिए बेटा टाइम टेकन बाय बॉल, टाइम टेकन बाय बॉल, टाइम टेकन बाय बॉल टू रीच फ्रॉम बी टू ए, टू रीच फ्रॉम बी टू ए बेटा, कि बॉल को बी से ए आने में कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे अगर टाइम टेकन बाय बॉल कैलकुलेट करना है वही सेकेंड इक्वेशन एक्स वी एक्स इंटू टी2 टाइम हो जाएगा। एक्स में एक्सेलरेशन आपका 0 है बेटा। तो एक्स कितना है, डी है। आते समय एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी कितनी हो गई है, ई वी एक्स हो गई है। चाहो तो उसको वी एक्स डैश लिख सकते हो। तो बाद में जो वापस रिटर्न जब हो रही है तो एक्स में वेलोसिटी कितनी हो गई, वी एक्स डैश हो गई जो कि ई वी एक्स के बराबर है। और टाइम कितना हो गया यहाँ पे, टी2 हो जाता है। तो डी ई और वी एक्स कितना हो जाएगा, v/√2 हो जाता है और टाइम टी2 हो गया। तो टी2 टाइम जो है बेटा हमारे पास कितना हो जाता है, √2d अपॉन ई वी हो जाता है। ये उसको ई वी टी2 टाइम लगा बेटा। तो अगर हम टोटल टाइम की बात करते हैं तो टोटल टाइम क्या है बेटा, दोनों का सम है। तो अगर मैं टोटल टाइम की बात करता हूँ तो टोटल टाइम जो लग रहा है वो कितना बेटा, कैपिटल टी टाइम है। तो टोटल टाइम जो कैपिटल टी है वो क्या है यहाँ पे, टी1 टाइम और टी2 टाइम के दोनों के सम के बराबर होगा। तो टोटल टाइम टी1 कितना है, डी अपॉन ई वी टाइम है। और यहाँ पे जो यहाँ पे हम देखते हैं √2d ई अपॉन ई वी टाइम है टी1 और √2d अपॉन वी टाइम्स बेटा। तो टी टाइम कितना हो जाता है, टी1 का वैल्यू पुट कर दिया हमने और टी2 का वैल्यू भी हमने पुट कर दिया है। तो √2d अपॉन वी को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 1 + 1 अपॉन ई हमारे पास टोटल टाइम बन जाता है। अब ये टोटल टाइम हम एक और तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दीजिए। एक और तरीके से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, डायग्राम में देखिए बेटा। पार्टिकल पहले क्या गया है, यहाँ पे बी पॉइंट तक गया है, मैक्सिमम तक गया है, वहां से रिटर्न होकर के वापस यहाँ पर आया है। एक तरीके से हम यहाँ पे देखे तो बेटा, मतलब यहाँ पे आप देखिए कि पार्टिकल के पास दो डायरेक्शन में स्पीड थी, एक एक्स डायरेक्शन में स्पीड थी वो आपके पास v/√2 थी और एक पार्टिकल के पास वाई डायरेक्शन में स्पीड थी और वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी थी उसके पास v/√2 थी।
और आप देखिए बेटा वाई डायरेक्शन की स्पीड चेंज नहीं हो रही है। जब पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन करके आ भी रहा है, इधर से यूं गया है और फिर वापस से जब वो रिटर्न बैक कर रहा है, तो जो चेंज हुई है आपकी एक्स डायरेक्शन की स्पीड चेंज हुई कि वी एक्स गया, और जब वापस रिटर्न बैक हुआ तो उसकी एक्स डायरेक्शन में स्पीड ई वी एक्स हो गई है। बट वाई डायरेक्शन में वी वाई से गया होगा और जब हिट करा होगा तो वाई डायरेक्शन की स्पीड वही रही होगी जितनी स्पीड से था। ये पार्टिकल की प्रॉपर्टी होती है कि जितनी स्पीड से जाएगा उतनी स्पीड से वापस आता है बेटा। तो मतलब यहाँ पे फाइनल स्पीड यहाँ पे कितनी हुई होगी, जीरो ही होगी बेटा। तो बॉल को ऊपर जाके और नीचे आने में मतलब टोटल टाइम जो लगा होगा, अगर मैं टोटल टाइम कैलकुलेट करता हूँ यहाँ से भी, तो टोटल टाइम मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, टू वाई डायरेक्शन वेलोसिटी अपॉन जी लिखूंगा। ये फॉर्मूला होता है, टू वाई डायरेक्शन में स्पीड कितनी है, वी बाई रूट टू है, तो वी बाई रूट टू इंटू जी लिखा जाएगा। ये मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया टोटल टाइम का। तो मैंने यहाँ पे क्या देखा, क्योंकि मुझे मालूम है कि बॉल को जितनी स्पीड से फेंकूंगा उतनी स्पीड से वो हिट करेगी, क्योंकि वाई डायरेक्शन की स्पीड में कभी चेंज हो नहीं रहा है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब कॉलिजन्स होता है तो जिस सरफेस से कॉलिजन्स होता है उसके परपेंडिकुलर सरफेस की वेलोसिटी चेंजेस होती है, उसकी पैरेलल वेलोसिटी चेंजेस नहीं होती है। इसलिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वी एक्स से ई वी एक्स हो गया, वाई डायरेक्शन कंपोनेंट आपका जीरो हो जाता है। ओके बेटा, तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ जाती है। तो अगर हम आगे बात करते हैं तो टोटल टाइम यहाँ पे टू वी अपॉन रूट टू हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन आ गई। तो ये वाले टाइम को और इस टाइम को हम यहाँ पे इक्विवेलेंट कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से तो टोटल टाइम आया है वो यहाँ पे टू वी अपॉन रूट टू जी आ चुका है, टू वी अपॉन रूट टू जी आ चुका है, टू वी अपॉन रूट टू जी है, और यहाँ पे रूट टू डी अपॉन वी वन प्लस वन बाई ई है बेटा। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो देखिए सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, रूट टू को काटेंगे तो ऊपर रूट टू हो जाएगा, तो रूट टू वी अपॉन जी हो जाएगा, और यहाँ पे रूट टू डी अपॉन वी वन प्लस वन बाई ई हो जाता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हम क्या देखेंगे, रूट टू से रूट टू कट जाता है। तो फाइनली हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि वन प्लस वन बाई ई जो है वो हमारे पास क्या बन जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन जी डी बन जाता है। तो यहाँ पे वन प्लस अपॉन ई जो है वो बन जाएगा वी स्क्वायर अपॉन जी डी माइनस का वन बन जाता है। मतलब वी स्क्वायर माइनस का जी डी अपॉन जी डी बन जाता है। तो कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो बन जाएगा इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए, तो कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे जी डी ऊपर आ जाएगा और वी स्क्वायर माइनस का जी डी आपका नीचे आ जाता है। और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हो जाएगा जी डी अपॉन वी स्क्वायर माइनस जी डी, हमारा आंसर हो जाता है बेटा। अगर ऑप्शंस की बात करें जी डी अपन वी स्क्वायर माइनस जी डी, मतलब बी ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट हो जाता है। ओके बेटा, थैंक यू।